बच्चों, आज हम हिंदी में पद्य पढ़ेंगे और पद्य में छत्तीसगढ़ी कविता सुरुज डगला थे, जिसके कवि हैं श्री पवन दीवान जी। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले हम श्री पवन दीवान जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। ठीक है। इनका जन्म 1 जनवरी सन 1945 को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किरवई नामक ग्राम में हुआ था। फिर से बता रही हूँ, इनका जन्म 1 जनवरी सन 1945 को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के किरवई नामक ग्राम में हुआ था। किरवई नामक ग्राम राजिम में स्थित है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बासीन, राजिम और फिंगेश्वर में हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। पवन दीवान जी एक प्रख्यात वक्ता होने के साथ साथ उच्च कोटि के साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अब हम इनकी रचनाएं देखते हैं। रचनाएं हैं अंबर का आशीष, याद आते हैं गांधी, छत्तीसगढ़ महतारी, मेरे देश की माटी, फूल आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस महान साहित्यकार की मृत्यु 2 मार्च सन 2016 को हुई। तो बच्चों, ये थी श्री पवन दीवान जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय। अब हम इस छत्तीसगढ़ी कविता के बारे में जानते हैं। इसमें पवन दीवान जी ने ग्रीष्म ऋतु के स्वरूप और उसका ग्रीष्म ऋतु का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं। टघल टघल के सूरज, टघल टघल के सूरज झरते है धरती ऊपर, टघल टघल के सूरज झरते है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना माथा छिपे छापर। कवि कहते हैं कि इस ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के प्रचंड ताप को देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूर्य जो है वो पिघल पिघल कर संपूर्ण धरातल पर गिर रहा हो। इस गर्मी के कारण मनुष्य का शरीर जो है पसीने से लथपथ है और लगातार शरीर से पसीना बह रहा है। माथे से पसीना टप टप करता गिर रहा है। अगली पंक्ति है, झांझ चलत है चारों कोती, तिबगे कान झवागी। चारों तरफ गर्म हवाएं चल रही हैं, जिससे कान जो है गर्म हो गए हैं और पीठ जो है वो झुलस गया है। सुलगत है आंखें मां, पांव परत है एती तेती। गर्मी के कारण आंखें भी झुलस गई हैं और इस गर्मी के कारण ठीक से चला भी नहीं जा रहा है। यदि चलने की कोशिश करें तो पांव जो है डगमगा रहे हैं, इधर उधर पड़ रहे हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, भरे पलपला जरे घूमरा, होरा परगे गोड़मा। भरे पलपला जरे घूमरा, होरा परगे गोड़मा, फिंगे सरले रेंगत रेंगत पानी मिलेस पोड़मा। कवि कहते हैं कि इस ग्रीष्म ऋतु में जो सूर्य का प्रचंड ताप धरती पर पड़ रहा है, उसके कारण संपूर्ण धरती जो है पूरी तरह से गर्म हो गई है। इतनी अधिक गर्म हो गई है कि पांव रखते ही उस पर छाले पड़ रहे हैं। लोग पानी ना मिलने के कारण पानी की तलाश में पैदल ही इधर उधर भटकते फिर रहे हैं। ना जाने कहाँ फिंगेश्वर से पूर्ण नामक स्थान तक पानी की तलाश में आ गए हैं। नदियाँ पातर पातर होगी, तरिया रोज अटावत है। इस गर्मी के कारण, इस प्रचंड ताप के कारण नदियों की जो धारा है वो भी पतली हो गई है और तालाब का पानी जो है रोज घटता जा रहा है। तालाब के पानी का जो स्तर है वो रोज घटता जा रहा है। खंडमा रुखवा खड़े उमर के, टंगिया ताल कटावत है। खंडमा रुखवा खड़े उमर के, टंगिया ताल कटावत है। लोग पानी की तलाश में भटकते भटकते
जहाँ उन्हें वृक्ष दिखाई देते, उसके आसपास इस आशा में गड्ढा करते जाते हैं कि शायद वहाँ पानी मिल जाए। टंगिया से वहाँ पर गड्ढा करने लगते हैं कि पानी थोड़ा बहुत भी अगर पानी मिले तो थोड़ी शरीर को तृप्ति मिलेगी। अगली पंक्ति में कहते हैं, चट जड़ थे अंगना बैरी, तवा बंधे छानी, टप 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 के कारी पसीना, नोहर हो गए पानी। गर्मी के कारण जो है आंगन जो है वो शत्रु के समान लगने लगा है। जहाँ बैठकर बड़े आराम से बैठा करते थे, अब वह शत्रु के समान लगने लगा है। और घर का जो छप्पर है वो तवा के समान तप रहा है। इस गर्मी के कारण शरीर से लगातार पानी टप टप कर बह रहा है। और पानी तो शीतल जल का तो मानो मिलना दुर्लभ सा हो गया है। साय साय सोखत है पानी, अड़बड़ मुँह चौपियावे, साय साय सोखत है पानी, अड़बड़ मुँह चौपियावे, कुंवर ओठ माँ पपड़ी परगे, सिट्ठा सिट्ठा खावे। कवि कहते हैं कि इस गर्मी के कारण शरीर का जो पानी है लगातार जल्दी जल्दी सूखता जा रहा है, जिससे प्यास लगने लगी है और मुंह भी सूखता जा रहा है और कोमल होठों पे पपड़ी पड़ने लगी है। गर्मी के कारण कोमल होठों पर पपड़ी पड़ने लगी है और इस गर्मी के कारण कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है, मुंह बेस्वाद सा हो गया है। चारों कोती फूके आगी, चारों कोती फूके आगी, तनमा बरगे भुर्रा, खड़े मंझनिया बैरी लागे, सबके छाणीस धुर्रा। कवि कहते हैं, संपूर्ण वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पूरे वातावरण में आग लग गई है, जिससे शरीर जलने लगा है। इस ग्रीष्म ऋतु में जो भरी दोपहरी है वो शत्रु के समान लगने लगी है, जिससे सभी प्राणियों के होश उड़ गए हैं। डामर लक लक ले तीपे है, डामर लक लक ले तीपे है, लस 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 बैठत है, नस नस बिजली तार बने हैं, अंगरी अंगरी ऐठत है। जो रोड पर डामर लगे हुए हैं, जो पक्की सड़क है उस पर जो डामर लगे हुए हैं, तेज गर्मी के कारण वो डामर जो है पिघल पिघल कर बहने लगे और इस गर्मी के कारण शरीर इतना गर्म हो गया है मानो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर पर बिजली प्रवाहित हो रही है। इस गर्मी के कारण शरीर अकड़ने भी लगा है। लगन लगन मैं कैसे रहेगा, धकड़ धकड़ जी लागे। कभी कहते हैं इस पंक्ति में कि गर्मी के कारण जल्दी जल्दी चला भी नहीं जा रहा है और चलने की कोशिश किया जाए तो सांस फूलने लगा है। हकर हकर के पथरा फोड़े, हर हर के दिन आगे। इस गर्मी में इस प्रचंड ताप में मजदूर जो है हाँकते हुए पत्थर फोड़ रहा है और यह जो गर्मी है, ये ग्रीष्म ऋतु है, सबकी परेशानियों को और बढ़ाती जा रही है। लहर 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 तहर सबके परान है, लहर तहर सबके परान है, केती सांस उड़ाही। इस प्रचंड ताप को, सूर्य के इस प्रचंड ताप को देखकर ऐसा लग रहा है मानो इस गर्मी से सबके प्राण उनके शरीर से कब निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। इतने व्याकुल है इस गर्मी से। बुढ़वे जब मन के दहरामा, तलफत जीव जुड़ाही। तलफत मतलब तड़पते हुए। कवि कहते हैं कि प्रकृति की इस भयावहता के आगे हम असहाय से हो गए हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, प्रकृति की इतनी भयावहता है कि उसके आगे
बेसहारा हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं है, बस अब हमारे सामने एकमात्र रास्ता है कि मन रूपी सागर में डूबकर शांति प्राप्त किया जा सकता है या शांति का अनुभव किया जा सकता है। यही मात्र एक रास्ता हमारे सामने बचा है। तो बच्चों, ये थी छत्तीसगढ़ी कविता सुरुज डगला थे, और इस कविता को पवन दीवान जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। तो इस कविता को और आप घर में अच्छे से पढ़ लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक, थैंक यू।